हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख है 23 दिसंबर, दिन है शनिवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए प्लीज। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट जारी। झारखंड बोर्ड से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग रांची की ओर से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेट शीट ऑनलाइन माध्यम से जैक की ऑफिशियल वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में जारी की गई है। स्टूडेंट से टाइम टेबल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और विषयवार अपनी परीक्षा तिथियों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। नए साल से पहले लोगों को तोहफा सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए क्या हो गई कीमत। नए साल से पहले लोगों को बड़ी खुशखबरी मिली है। आज से LPG सिलेंडरों के दाम कम हुए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने शुक्रवार को कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 39.50 रुपये की कटौती की है। नई कीमत आज से लागू कर दी गई है। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG की कीमत 1757 रुपये हो गई है। CM हेमंत सोरेन को UK सरकार की ओर से यूनाइटेड किंगडम आने का मिला आमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा कक्ष में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कोलकाता डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग ने मुलाकात की। डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर UK सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सोरेन को UK आने के लिए सादर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने UK सरकार द्वारा दिए गए आमंत्रण पर ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारस्परिक सहयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए झारखंड तत्पर है। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ने झारखंड सरकार द्वारा चेविंग मरन गोम के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना की सराहना की। मुलाकात के दौरान शिक्षा, खासकर गर्ल्स एजुकेशन के साथ साथ खेल, पर्यटन, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल माइनिंग इत्यादि जैसे क्षेत्रों पर पारस्परिक सहयोग के साथ विकास और संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। चोरी की बिजली से चल रहा था रिलायंस जियो का मोबाइल टावर, लगा 2,79,000 रुपये का जुर्माना। FIR दर्ज। जमशेदपुर विद्युत डिवीजन के तहत बर्मा माइंस में रिलायंस जियो के मोबाइल टावर चलाने के लिए चोरी की बिजली का उपयोग करने वाले 3 लोग के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करते हुए 2,79,737 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर विद्युत डिवीजन के कार्यपालक अभियंता आनंद कौशिक ने बताया कि गुरुवार को बर्मा माइंस क्षेत्र में बिजली विभाग की टीम छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में पाया गया कि बर्मा माइंस निवासी बिजली उपभोक्ता मोहम्मद नसीम अपने घर की छत पर रिलायंस जियो के मोबाइल टावर लगाया है, जो अपने घरेलू कनेक्शन से चोरी कर टावर को बिजली की सप्लाई कर रहे थे। इसके अलावा सीरीज उपाध्यक्ष तथा संजय कुमार सिंह भी बिजली की चोरी में संलिप्त हैं। तीनों के खिलाफ कनीय विद्युत अभियंता अभिषेक कुमार के बयान पर बर्मा माइंस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। थाने में मामला दर्ज होते ही पुलिस जांच में जुट गई है। झारखंड में नक्सलियों ने बम लगाकर उड़ाया रेलवे ट्रैक। मनोहरपुर गोइलकेरा के बीच रेल मार्ग बंद, बसें भी जलाई। झारखंड में गुरुवार रात को नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र में मनोहरपुर और गोइलकेरा के बीच एक रेलवे ट्रैक को बम लगाकर उड़ा दिया, जिसके बाद क्षेत्र में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। चाईबासा के SP ने बताया कि ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है। उधर दूसरी घटना में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 बसों में आग लगा दी गई है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक अंजने ने कहा है कि बसें जगदलपुर और बीजापुर के बीच जल रही है और स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा बलों को भेजा गया है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने दी सिविल सेवा परीक्षा संशोधित नियमावली को स्वीकृति। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा संशोधित नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने गजट अधिसूचना भी जारी कर दिया है। इस नियमावली को द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स 2023 कहा जाएगा। इस नियमावली के तहत मुख्य रूप से अब विज्ञापन वर्ष की 1 अगस्त की तिथि को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित किया जाएगा। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रखा गया है, जबकि SC ST के लिए 32%, OBC के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5%, PTG के लिए 30% व IWUS के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है।
मुख्य परीक्षा में पेपर 1 लैंग्वेज की परीक्षा होगी। इनमें अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग होना होगा, लेकिन अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। इस नियमावली के तहत किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ लेने वाले को आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन में दिए गए अंकों की होगी जांच। वर्ष 2023 में सरकारी स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए गए अंकों का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। पिछले दिनों स्कूल का दौरा करने के क्रम में पाया गया था कि परीक्षा में बिना प्रोजेक्ट जमा किए विद्यार्थियों को 5-5 अंक बांट दिए गए। मामले के संज्ञान में आने के बाद पूरे प्रदेश में आंतरिक परीक्षा के अंकों का सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर सभी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा में दिए गए इंटरनल अंकों की जांच की जाएगी और यह सत्यापन किया जाएगा कि विद्यार्थियों को वाजिब तरीके से अंक दिए गए हैं या ऐसे ही नंबर बांट दिया गया है। अब ऑनलाइन होगा बीपीएल एडमिशन के लिए आवेदन। सत्र 2024-25 में पब्लिक स्कूलों में बीपीएल एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तैयार हो जाए। आरटीआई सेल सह डीएसआई कार्यालय ने आवेदन व एडमिशन में एकरूपता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की कवायद शुरू कर दी है। प्रस्ताव को डीसी वरुण रंजन ने मंजूरी दे दी है। संभावना है कि जल्द ही आरटीआई सेल की ओर से बीपीएल एडमिशन के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी हो जाएगा। स्थानीय विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। जनवरी में ऑनलाइन आवेदन मांगा जाएगा। झारखंड में एनडीआरएफ ने बाढ़ से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ की टीम ने वेट एवं ड्राई रेस्क्यू मॉक ड्रिल की। इस दौरान एसओ देवीकांत पांडे के नेतृत्व में 14 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल के माध्यम से पानी में डूब रहे लोगों को कैसे बचाया जाता है, एनडीआरएफ के जवान डीप ड्राइव कैसे करते हैं, डूबे हुए व्यक्ति को पानी से कैसे बाहर निकालते हैं, बाहर निकालकर कैसे व्यक्ति के शरीर से पानी बाहर निकाला जाता है जिससे उसकी जान बचाई जा सके आदि का डेमो किया। इसके अलावा मॉक ड्रिल के दौरान आपदा, बाढ़ या पानी में डूबने की स्थिति में संसाधनों के अभाव में बांस व नारियल के उपयोग कर कैसे जान बचाई जा सकती है, मॉक ड्रिल के दौरान आपदा की स्थिति में कैसे प्रबंधन करना है, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। संताल परगना में पलायन की भयानक स्थिति। पलायन या प्रवास एक सार्वभौमिक तथ्य है। दुनिया के प्रत्येक समाज में किन्हीं न किन्हीं कारणों से पलायन की प्रकृति आवश्यक रूप से देखा जा सकता है। पलायन के कारण भी अनेक हो सकते हैं। कभी उच्च शिक्षा, रोजगार, युद्ध, अकाल व महामारी जनसंख्या के बड़े पलायन का कारण बनती है। वस्तुतः गांव से शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश है। गांव में रोजगार खत्म होते अवसर, कृषि के क्षेत्र में आ रही गिरावट से शहरों की ओर पलायन करने पर विवश कर रही है। गैरों में बेहतर जीवन तथा वेतन, नागरिक सुविधाएं मिलने के कारण शहरों की ओर आकर्षण हो रहे हैं। संताल परगना में जो सबसे करीब कुपोषित और जिंदगी से जूझ रहा है वह है यहाँ का आदिवासी और पिछड़ा समाज। इस समाज के सामने कुपोषण के अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पलायन की गंभीर समस्या है। संताल परगना की बात करें तो आजीविका के सिमटते साधन के बीच आदिवासी युवाओं को गांव से पलायन करना पड़ रहा है। लाखों की संख्या में आदिवासी युवक युवतियां अपने पेट की आग बुझाने के लिए राज्य के बाहर जाने को मजबूर हैं। संताल परगना से किए जाने वाले पलायन दूसरी जगहों में होने वाले पलायन में एक बुनियादी अंतर है। यहाँ की युवक युवतियाँ पलायन कर अपना भूख मिटाते हैं, जबकि अन्य शहरों से पलायन करने वाले श्रमिक अपने लिए और अपने परिवार के लिए संसाधन जुटाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक युवक काम की तलाश में बंगाल, केरला, गोवा, कर्नाटक, पंजाब समेत महानगरों की ओर रुख करते हैं। टूटा पंचायत सचिवालय, स्वयं सेवकों के सब्र का बांध, मिली पुलिस की लाठी, कई घायल। अपनी मांगों के समर्थन में पिछले 170 दिनों से आंदोलन कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों के सब्र का बांध टूटा तो उन्हें पुलिस की लाठी मिली। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा घेराव करने जा रहे राज्य के हजारों पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों पर पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई। इस लाठीचार्ज में कई स्वयं सेवक घायल हो गए। बता दें कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जैसे ही जगन्नाथ मंदिर के समीप पहुंचे, पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया। विधानसभा जाने की जिद कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों ने इस दौरान पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर जाने की कोशिश की। पुलिस ने पहले वाटर कैनन से उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद आंदोलनकारियों पर जमकर लाठी बरसाई गई। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते महिला स्वयं सेवकों को भी इस दौरान नहीं छोड़ा गया। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से आधा दर्जन से अधिक पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक घायल हो गए हैं। घायल पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों में महिला भी शामिल है, जिन्हें पुलिस गाड़ी में बिठाकर अस्पताल भेजा गया है।
30 दिसंबर को भारत बंद, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासियों ने फिर उठाई आवाज। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर 30 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। दरअसल नावाडीह प्रखंड के चपरी पंचायत अंतर्गत सिवरा कुल्ही में आदिवासी सेंगल अभियान की बैठक हुई। लालजी मुर्मू की अध्यक्षता तथा आनंद कुमार सेन के संचालन में ये बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए आदिवासी सेंगल अभियान के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण मुर्मू ने कहा है कि 30 दिसंबर को सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के आह्वान पर सरना धर्म कोड की मांग को लेकर भारत बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड भारत के प्रकृति पूजक लगभग 15 करोड़ आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी की जीवन रेखा है। आदिवासियों को उनकी धार्मिक आज़ादी से वंचित करने के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों दोषी हैं। 1951 तक जारी इस व्यवस्था को एक साजिश के तहत हटा दिया गया है। वहीं मांझी परगना मंडवा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमोहन मारडी ने कहा है कि आदिवासी समाज को बचाना है तो राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करना बंद करो। जो पार्टी सरना धर्म कोड को लागू करेगा, आदिवासी समुदाय उसी को ही वोट करने का काम करेगा। प्रकृति की गोद में बसा चतरा का दासी पहाड़ बिखेर रहा सुंदरता की छटा। जाने क्या है इसकी खासियत। सिमरिया प्रखंड मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा दासी पहाड़ नैसर्गिक सुंदरता की छटा बिखेर रहा है। यह पहाड़ सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। पहाड़ चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। इसका मनोरम दृश्य लोगों को लुभा रहा है। पहाड़ के ऊपर खूबसूरत चट्टानें हैं जहां लोग घूमने के बाद आकर आराम करते हैं। पहाड़ के नीचे एक झरना है जहां सैलानी नहाते हैं। झरना का पानी बहुत मीठा है जिससे लोग पीकर प्यास बुझाते हैं। पहाड़ के नीचे से होकर एक नदी गुजरती है। इस पहाड़ी पर एक गुफा है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग गुफा में घुसकर आनंद उठाते हैं। साथ ही इस गुफा के अंदर से होकर लोग पहाड़ पर आते जाते हैं। यहाँ नव वर्ष पर पिकनिक मनाने के लिए दूसरे जिले के लोग पहुँचते हैं। इस पहाड़ पर एक मंदिर है जहाँ दासी माँ की प्रतिमा के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। पहाड़ की ऊंचाई 845 किलोमीटर है। मंदिर में आने जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है। यहाँ सावन माह में पूर्णिमा के दिन 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। एक ऐसी घाटी जहाँ 2 साल आगे चले जाते हैं लोग। मोबाइल में बदल जाता है समय और साल। दुनिया भर में अलग अलग इलाकों में कई ऐसी रहस्यमयी लोकेशन हैं जहाँ की बातें और घटनाक्रम लोगों को रोमांचित करते हैं। झारखंड के रांची जमशेदपुर रोड की तैमरा घाटी भी हमेशा से रहस्यमयी घटनाओं के लिए चर्चा में होती है। चर्चा की वजह भी अनोखी है। दरअसल कभी कभी कुछ ऐसी घटना होती है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर हो जाता है। ऐसी एक घटना झारखंड में भी देखने को मिलती है। दरअसल रांची जमशेदपुर रोड की तैमरा घाटी को जब भी कोई पार करता है तो उसके मोबाइल का समय करीब 1.5 साल आगे चला जाता है और बताया जाता है कि इस इलाके में अचानक से मोबाइल के टाइम जोन बदल जाते हैं और 2023 के बदले 2025 दिखने लगता है। वैसे तो प्राकृतिक सुंदरता से भरा तैमरा घाटी का यह इलाका हर किसी का मन मोह लेता है, लेकिन रामपुर से तैमरा घाटी तक का इलाका एक रहस्यमय घटना के कारण चर्चा में रहता है। हजारीबाग में 4 दिन से बच्चा लापता, पुलिस की कार्यशैली के विरोध में सड़क जाम। ओगनी मोहल्ला साईं मंदिर के निकट से 18 दिसंबर 2023 को 4 वर्षीय पपलू कुमार गुप्ता लापता हो गया। 4 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिला। विरोध में गुरुवार को परिजन और मोहल्ले वासियों ने झंडा चौक को जाम कर दिया है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस SIT टीम गठित करे, शहर में लगे CCTV कैमरे को खंगाले। परिजन और मोहल्लेवासी पुलिस की कार्यशैली का विरोध जता रहे थे। लोग तख्ती पोस्टर में पुलिस के खिलाफ नारे लिखे थे। झंडा चौक जाम करने वालों ने बताया कि बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लो सिंघना थाना में दर्ज कराई है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस बच्चे को ढूंढने में मदद नहीं कर रही है। हद हो गई, पुरुषों को विधवा पेंशन, अपात्रों को दिया स्कॉलरशिप। झारखंड में डायरेक्ट बेनिफिट योजना यानी DBT में भारी गड़बड़ी पाई गई है। यह गड़बड़ी महालेखाकार की रिपोर्ट में सामने आई है। झारखंड में छात्रवृत्ति और पेंशन स्कीम की ऑडिट की गई थी। इसमें कई त्रुटियां पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में स्कॉलरशिप योजना के तहत जहां बगैर सूचीबद्ध संस्थानों के छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई, तो वहीं ऐसे छात्र जो स्कॉलरशिप योग्यता को पूरा नहीं करते उन्हें भी छात्रवृत्ति दे दी गई। पेंशन योजना में भी गड़बड़ी पाई गई है। पुरुषों को विधवा पेंशन का लाभ देने की बात सामने आई है। ऑडिट में पाई गई इन खामियों से वित्तीय गड़बड़ झाले का अंदाजा लगाया जा सकता है। खासतौर से अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है। साथ ही पेंशन स्कीम में भी फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। झारखंड के पलामू, रांची, गोंडा, चतरा, धनबाद और
पूर्वी सिंहभूम जिले को सैंपल के तौर पर लिया गया था, जिसकी जांच की गई तो यहाँ डीबीटी की योजना में भारी गड़बड़ी मिली है। हथियार और लेवी की राशि के साथ जेजेएमपी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। लातेहार जिले के छिपा दोहर पुलिस ने जेजेएमपी के 4 उग्रवादियों को हथियार और वसूली गई लेवी की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार की शाम उग्रवादी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी। छिपा दोहर थाना परिसर में बरवाडी सर्किल इंस्पेक्टर अनिल उरांव ने प्रेस वार्ता कर उक्त आशय की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के हंसराज टोला में नवीन तिर्की के घर के पास अज्ञात अपराधियों हथियार के साथ पहुंचे और ग्रामीणों के साथ गाली गलौज कर और मारपीट कर रहे हैं। मामले की सत्यता की जांच के लिए पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि सच में कुछ लोग नवीन तिर्की के घर में घुसकर उसके साथ गाली गलौज का व हल्ला कर रहे हैं। पुलिस को आते देख सभी अपराधी भागने लगे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 अपराधी को पकड़ लिया, जिसमें सामदेव सिंह, राम सुंदर सिंह, अख्तार अंसारी और लक्ष्मण कुमार शामिल हैं, जबकि मोहन परहिया उर्फ आलोक परहिया भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए सभी उग्रवादी लातेहार थाना क्षेत्र में ही रहने वाले हैं। लातेहार में धान की खरीदी शुरू नहीं होने से किसान चिंता में, अधिकारी दे रहे दलील। लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड में धान की खरीदी शुरू नहीं होने से किसान चिंता में है। प्रखंड के किसानों ने जिला प्रशासन से अविलंब धान क्रय केंद्र में धान खरीदी शुरू कराने की मांग की है। प्रखंड मुख्यालय के बरवाडी व छिपा दोहर लैंप्स में प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर के बाद सरकारी स्तर पर धान की खरीदी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष दिसंबर माह खत्म होने को है, लेकिन अब तक धान क्रय केंद्र शुरू नहीं होने से किसान काफ़ी परेशान हैं। किसान कोमल सिंह, रामधनी सिंह, प्रभु यादव, असरफी यादव, सुरेश प्रसाद यादव, रामेश यादव, निजाम अंसारी, उमेश यादव व नंददेव सिंह ने तत्काल धान क्रय केंद्र खोलने की मांग की है। इस संबंध में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अनुज कुमार शरण ने बताया कि जिला मुख्यालय से धान क्रय के लिए किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इस वजह से धान क्रय केंद्र नहीं खोला जा सका है। लोहरदगा में ठंड बढ़ने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। चौराहों पर कराई गई अलाव की व्यवस्था। लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। इससे लोगों की दिनचर्या ही बदल गया है। सुबह 10 बजे से पहले लोग अपनी जरूरी काम के लिए भी अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में अत्यधिक गिरावट आने से हर तबके के लोग परेशान हैं। शहरी क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की पूंजी लगाकर व्यवसाय कर रहे लोगों का स्टाफ सहित दैनिक मजदूरी भी नहीं निकल पा रहा है। कारण है कि ग्रामीण इलाकों से खरीदारी करने लोग शहरी बाजार ठंड के कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं। अत्यधिक ठंड के कारण ऐसे तो आम जन जीवन ही प्रभावित हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव दैनिक मजदूरी करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को झेलना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों से सुबह 9 बजे शहरी बाजार में मजदूर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। कुछ मजदूरों को जिन्हें दैनिक मजदूरी का काम मिल गया है, उन्हें शाम में अपने घर पहुंचने में काफ़ी परेशानी हो रही है। 6 बजे काम बंद होने के बाद दूर दराज से आए मजदूरों को अपना घर पहुंचना मशक्कत भरा काम हो रहा है। झारखंड में एक बार फिर कोरोना की एंट्री। जमशेदपुर में 2 पॉजिटिव मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। लंबे समय के बाद झारखंड में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। जमशेदपुर जिले में 2 नए मरीज मिले हैं। दोनों मरीजों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में कोरोना से निपटने के लिए सरकार और मंत्रालय पूरी तरह तैयार है। राज्य में 12 जिलों में 27 RT-PCR लैब है, जिनमें 7 लैब में जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नए वेरिएंट JN.1 को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है। सामान्य इन्फ्लुएंजा और सांसों से संबंधित बीमारी वाले मरीजों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। BSL की यूनियन ने शुरू की हड़ताल की तैयारी। सेल प्रबंधन ने बुलाई बैठक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के कर्मचारियों के लंबित विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रबंधन ने मीटिंग बुला ली है। 4 जनवरी को नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील इंडस्ट्री की बैठक दिल्ली में होगी। बैठक की जानकारी सेल के डायरेक्टर पर्सनल KK सिंह ने NGCS सदस्यों को दी है। यह उल्लेखनीय है कि बोनस, आधे अधूरे वेज रिवीजन, बकाया एरिया भत्ते आदि की मांग को लेकर मान्यता प्राप्त यूनियनों ने बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल की अन्य इकाइयों व सभी खदानों में एक साथ 29 जनवरी को हड़ताल की तिथि घोषित की है। इसको लेकर यूनियन में तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बीच प्रबंधन ने बैठक बुलाई है।
बीएसएल सहित कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल से पहले प्रबंधन हरकत में आ गया है। करोड़ों रुपए के नुकसान रोकने के लिए प्रबंधन ने बातचीत का दौर शुरू कर दिया है। लंबे समय से एनजीसीएस मीटिंग बुलाने की मांग की जा रही थी। प्रबंधन अनसुना कर चुकी थी। हड़ताल की घोषणा होते ही सेल प्रबंधन हरकत में आ गया। यूनियन नेताओं का कहना है कि प्रबंधन पर दबाव का असर है। कर्मचारियों की एकजुटता का यह असर है कि मीटिंग बुला ली गई है। 29 और 30 जनवरी को सेल के बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, इस्को बरनपुर आदि सहित खदानों में एक साथ हड़ताल होनी है।